हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल व्यूज़। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 के नोट्स पर चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स विषय से टीजीटी, पीजीटी, एंटी ग्रेड आदि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियोज़। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो लेसन नंबर 4 है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। देखिए स्टूडेंट्स, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य। यानी कि जो खाद्य सुरक्षा होती है, यानी कि खाद्य जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, अनाज हैं, उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जानी चाहिए, ठीक है, और उनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मतलब जो लोग हैं उनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, अनाज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए खाद्य सुरक्षा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा निर्भर करती है कौन कौन सी ऐसी प्रणाली है जिनके द्वारा हम खाद्य जो हमारे अनाज वगैरह हैं उनकी हम सुरक्षा कर सकते हैं, या सरकार कौन कौन से मतलब कि कार्य करती है जिससे खाद्य सुरक्षा हो पाती है। तो देखिए, सबसे पहले है आपका नंबर 1 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। सेकंड है शासकीय सतर्कता। थर्ड है आपका खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, सरकार क्या करती है, जैसे ही मतलब कि बाढ़ आना या कोई भी जिसकी वजह से फसल या जो मतलब कि किसान होते हैं उनकी जो फसलें होती हैं वो अगर किसी भी तरीके से उनको नुकसान होता है तो सरकार कुछ ऐसे नियम बनाती है, कुछ ऐसी कार्यवाही करती है जिससे कि उन चीज़ों को बचाया जा सके, ठीक है, या उनकी मदद की जा सके, ठीक। तो ये 3 ऐसी मतलब कि कार्रवाई हैं जो सरकार ध्यान रखती है। अब है कि भुखमरी। भुखमरी क्या है? खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करता है, ठीक है। अगर खाद्य का मतलब वही हो गया कि खाने पीने की चीज़ें, ठीक है। भुखमरी क्या होती है कि अगर हमारे पास जो खाने की चीज़ें हैं और वो हम पे पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मान लीजिए कि खाने वाले ज़्यादा लोग हैं और देश में इतना अनाज नहीं है, तो उस कंडीशन में भुखमरी पैदा हो जाती है, ठीक है, और यही गरीबी लाती है। अगर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो ये एक तरीके से गरीबी लाती है, ठीक है। भुखमरी के आयाम क्या हैं? देखिए, भुखमरी कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जिनकी वजह से देश में भुखमरी आ सकती है या आती है। तो देखिए, दीर्घकालिक व मौसमी आयाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीर्घकालिक आयाम पर, ठीक। देखिए, दीर्घकालिक आयाम क्या होता है कि मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण, ठीक है। देखिए, मात्रा मान लीजिए हम पे मतलब भरपेट खाना नहीं है, या मतलब कि जो खाना है वो हमारा अशुद्ध है, उसमें वो पूरे पौष्टिक तत्व नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये सभी क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को जितनी आहार की ज़रूरत होती है, जितने पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है वो हमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो वही आपका अपर्याप्त आहार कहलाता है, ठीक। अत्यंत निम्न आय, जिन लोगों की आय बहुत कम होती है और वो जो है भरपूर पेट खाना नहीं खा पाते, खाद खरीदने में अक्षमता के कारण। तो ये कुछ ऐसे आयाम होते हैं जिनकी वजह से दीर्घकालिक भुखमरी होती है, ठीक। अब है आपका मौसमी आयाम। देखिए, मौसमी आयाम की बात कर लेते हैं कि मौसमी का मतलब मौसम से पता चल रहा है कि जो मौसम है उससे रिलेटेड है ये कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मौसमी भुखमरी पैदा होती है ना। और ये जो है फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि हरित क्रांति, विशेषकर जो गेहूं और चावल में हुई है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति में मतलब कि ऐसा कौन से अनाज थे जिसमें बहुत ज़्यादा क्रांति आई, तो वो है आपके गेहूं और चावल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका गेहूँ क्रांति, ठीक है। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेहूँ क्रांति, गेहूँ क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। और ये किसने किया था?
तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये किसने किया था? 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। तो यह क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वह कौन सी प्रधानमंत्री का काल था जिसमें गेहूं क्रांति शीर्षक से एक जो है डाक टिकट जारी किया गया था, या किस सन में किया गया था? तो वो 1968 में जारी किया गया था। डाक टिकट जारी कर हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किसने किया है? तो वो हैं आपके इंदिरा गांधी। ठीक है। भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। इन दोनों को अपनाकर जो खाद्य होता है उसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं कि बफर स्टॉक होता क्या है आखिर। तो देखिए, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य नियम यानी कि जो FCI होता है के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। तो क्या रहता है कि जब सरकार के पास अधिक अनाज होता है, अधिक चीज़ें होती हैं, तो वो उसको एक स्टोर करके रख लेती है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूज़ कर सकें। तो वही आपका बफर स्टॉक कहलाता है। ठीक है। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा अधिप्राप्त को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। तो देखिए, खाद्य निगम जो FCI होता है, FCI के द्वारा सरकार क्या करती है, उनसे अनाजों को लेकर और जो राशन की दुकानें होती हैं, सरकारी दुकानें होती हैं, उनको वो उपलब्ध कराया जाता है अनाज। और उनके द्वारा जो क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं, जो कि पंजीकृत होते हैं, जिनके राशन कार्ड होते हैं, और उनको ये बांटा जाता है। ठीक है। अब है न्यूनतम समर्थित कीमत। क्या होता है न्यूनतम समर्थित कीमत? देखो, किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। ठीक है। तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई फसल है, जैसे गेहूं की फसल का समय आ रहा है, तो सरकार क्या करती है कि पहले से कीमत को मतलब बता देती है, पहले ही उसकी कीमत को घोषित कर देती, तो वही आपका न्यूनतम समर्थित मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब है निर्गत कीमत। क्या है? तो बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण का जो वितरण किया जाता है, यही कम कीमत निर्गत कीमत कहलाती है। तो ये किसके द्वारा होती है? ये आपको राशन की जो दुकानें होती हैं, जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होती है, तो वहाँ क्या होता है कि जो बाज़ार मूल्य पर जो अनाज मिलता है, गेहूँ जो बाज़ार मूल्य पर दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कम पैसों में कम रेट पे लोगों को दिए जाते हैं, तो वही आपका निर्गत कीमत कहलाती है। ठीक है। राशन की दुकानों को उचित दर वाली दुकानें भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये तो रहा आपका कि राशन जो होते हैं वो गरीब लोगों के लिए होता है, और कैसे हम उससे मतलब कि लोग इससे पर्याप्त मात्रा में अनाज लेकर और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंत्योदय कार्ड, जो कि निर्धनों में भी जो निर्धन लोग होते हैं उनके पास होता है। BPL कार्ड निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए होता है, और जो APL कार्ड होता है वो अन्य लोगों के लिए होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो राशन कार्ड होते हैं वो कितने प्रकार का होता है, प्लस कौन सा राशन कार्ड किससे संबंधित है। ठीक है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं या फैक्ट हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि राशन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई? बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। ठीक है। 70 के दशक के मध्य खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए थे। तो वो कौन कौन से कार्यक्रम थे? तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो कि 1975 में प्रारंभ हुई थी, और जो 3rd नंबर पर है काम के बदले अनाज। ठीक है। यानी कि अगर आप काम करेंगे तो आपको उसके बदले में अनाज दिया जाएगा। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 1977 से लेकर 1978 के बीच में काम के बदले अनाज प्रणाली चलाई गई थी। ठीक है। इसके अलावा और भी है कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए, एक तो वितरण प्रणाली जो कि शुरू में थी, अब एक और है कि 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में
तो आपसे आप देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, और दूसरा है संशोधित। अगर आपसे संशोधित पूछी जाती है आरपीडीएस, तो आप बोलेंगे कि ये 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, दूर दराज पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। मतलब कि जो दूर दूर के जो क्षेत्र थे जहां तक लोगों तक अनाज नहीं पहुंच रहा था, तो उनके लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। ठीक है, और किस सन में किए गए थे, तो ये हुआ था 1992 में। और सबसे पहले 1700 ब्लॉक थे जहाँ पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, अब है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात भी अगर हम करें तो ये है TPDS। ये कब शुरू हुई थी, तो 1997 जून, सभी गरीबों को लक्षित करने के लिए। तो ये क्यों चलाई गई थी, तो ये देखिए लक्षित के नाम से एक है संशोधित, और सबसे फर्स्ट जो थी वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। लक्षित में क्या था कि सरकार ने जो जितने भी गरीब थे सबको एक लक्ष्य के तौर पर निर्धारित किया था, और ये 1997 जून से प्रारंभ की गई थी, और इसमें सभी गरीबों को लक्षित किया गया था। ठीक है, इसमें निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई थी। यानी कि जो निर्धन थे, और मतलब कि जो सबसे ज़्यादा निर्धन थे उनको बहुत ही कम मूल्य पर अनाज दिया गया था, और लेकिन जो उनसे भी ज़्यादा थोड़े से पैसे वाले थे उन लोगों को थोड़े से ऊंचे मूल्य पर मतलब कि अनाज दिया गया था। तो इस तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो देखिए अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो अंत्योदय अन्न योजना या अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कि 2000 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, दोनों अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, गरीबों में भी अधिक गरीब, यानी कि जो गरीब तो हैं लेकिन उनसे भी ज़्यादा गरीब जो लोग थे एवं दीन वरिष्ठ नागरिकों को समूहों के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, सहायकी सब्सिडी। देखिए सब्सिडी क्या है कि वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाज़ार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। देखिए सब्सिडी तो सभी जानते होंगे कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु जो जब वो बाज़ार में लाई जाती है और उसकी लाने पर उसकी जो मेन कीमत होती है अगर वो बहुत अधिक होती है और लोग मतलब उसको मतलब कि क्या कहते हैं ख़रीद नहीं सकते जो गरीब व्यक्ति हैं, तो सरकार क्या करती है कि उसके आधे मूल्य का भुगतान सरकार करती है और आधा जो मूल्य होता है वो मतलब कि जो ख़रीदने वाला होता है वो करता है। तो जो सरकार के द्वारा जो उस वस्तु पर जो मतलब कि कीमत लगाई जाती है वही आपकी सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, सब्सिडी में क्या होता है कि घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। तो क्या होता है कि अगर वो उच्च कीमत पर उपलब्ध हो रही है तो सरकार उसको उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराती है, तो यही आपकी सब्सिडी होती है। ठीक है, देखिए सहकारी समितियां क्या है, निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। तो सहकारी समितियां क्या हो गई, जो निर्धन लोग होते हैं उनके लिए कुछ विशेष दुकानें खोली जाती हैं जिस पे जो अनाज होता है वो बाज़ार की कीमत से बहुत कम दामों में मिलता है। ठीक है, और इन्हीं दुकानों के द्वारा मतलब कि जो राशन की जो वितरण प्रणाली होती है वो की जाती है। तो ये कौन सी समितियां करती हैं, ये सहकारी समितियां इन कार्यों को पूरा करती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें कि मदर डेयरी है वो दिल्ली सरकार जो कि एक दूध की कंपनी है और ये भी एक सहकारी समिति के अंतर्गत आती है। अमूल्य जो गुजरात सरकार के द्वारा दूध की है। अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना करती है और ये महाराष्ट्र में है। तो देखिए ये तो रहा आपका लेसन 4 और इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और मेरे इस वीडियो को यूज़फुल बनाइए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।